वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का आप इस चैनल पे द गोल थिंक बेटर एंड डू द बेस्ट। बेहतर सोचे, सर्वश्रेष्ठ करें, यानी कि आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम कीजिए। अगर आप प्रयास करते हैं, सोचते हैं 2 घंटा पढ़ें हम, तो आप जाइए पढ़ने के लिए तो 2 घंटा के बजाय 4 घंटा पढ़िए। अगर ये सोच आप अपना लेते हैं और ये सोच को सब जगह अप्लाई कीजिए, लागू कीजिए कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा जब करने जाइए तो और ज़्यादा कीजिए, अपने उत्साह को और बढ़ा लीजिए, मन लगा लीजिए। तो यह हमारा इस चैनल का जो थीम है, जो उसका लोगो का जो एक सिंबॉलिक कोट है, थिंक बेटर एंड डू द बेस्ट। सो माय फ्रेंड्स, हम जैसे कि आप जानते हैं कि आई एम एजुकेटर सुनील। मैं इस चैनल पे द डायरेक्टर ऑफ गोल एज ए मैथ्स टीचर आपको ट्रिगोमेट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, और हमने पहले भी डिस्कशन किया है इसके बारे में वैसे। लेकिन आज हम औपचारिक रूप से ट्रिगोमेट्री की जस्ट शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारे 10th का ही पोर्शन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10 में ट्रिगोमेट्री जो है वो डायरेक्ट सीबीएसई बोर्ड के अंदर अगर कहा जाए तो क्लास 10 में अचानक से आया है। अचानक नहीं, कि सिलेबस का एक पार्ट है, और आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 में ही है। और अगर बाकी किताबों की बात करें, पियर्सन्स वगैरह की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो 9 से तो शुरू किया ही है। किसी किसी किताब में आईआईटी फाउंडेशन वगैरह की किताबें हैं तो उसमें आपको क्लास 8 से ही ट्रिगोमेट्री की शुरुआत कर दिया है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे कि आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 से शुरू किया है ट्रिगोमेट्री को, जैसे ज्योमेट्री पार्ट 1 आपके 9 में भी है, 10 में भी है, दोनों में दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं ज्योमेट्री की शुरुआत क्या किया है, क्लास 7 से ही कर दिया गया, या कहें कि क्लास 6 से ही कर दिया गया। उसी तरीके से ट्रिगोमेट्री की जो शुरुआत है क्लास 10 में नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। उसको क्लास 9 में भी उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए, ताकि अचानक से अगर क्लास में अगर वो चैप्टर आए तो वो थोड़ा सा अजीब ना महसूस हो। जैसे ज्योमेट्री में होता है कि पहले से ही है तो थोड़ा सा पहले से थोड़ा बहुत भी अवगत रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमको आसानी होती है। और सारे बच्चे को ट्रिगोमेट्री में डर लगने की जो वजह है, जो रीज़न है, वो यही है कि अचानक से 10th में ही टपक पड़ता है, इससे पहले उसका कोई नाम निशान ट्रिगोमेट्री का नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, हम ट्रिगोमेट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिगोमेट्री में सबसे बेसिक चीज़ें क्या है। तो ट्रिगोमेट्री में अगर कहा जाए कि सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो हम सुनते हैं, जो ट्रिगोमेट्री में एक वर्ड है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। एक वर्ड है आपका रेशियो, ठीक है। रेशियो का मीन्स होता है कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ होना चाहिए। अगर मान लीजिए दिया हुआ 5/3, तो आप इसको क्या कहेंगे कि यह रेशियो है, 5 और 3 का रेशियो है, यानी कि 5:3 हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर यहाँ रेशियो की बात किया है तो यहाँ है वास्तव में समथिंग बाई समथिंग, कुछ ऐसा है जिसका नाम कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चूंकि ट्रिगोमेट्री का वो रेशियो है ट्रिगो। ट्रिगो जो वर्ड है, ट्रिगो से क्या बना, कहाँ से निकला है ये? दरअसल ये ट्रिगो वर्ड जो है सो ट्री वर्ड जो है सो ट्रायंगल से निकला है, यानी कि इसमें क्या होगा, ट्रायंगल की चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब गोनोमेट्री एक वर्ड हमारे पास है, मेट्री। मेट्री कहाँ से निकला है? तो मेट्री का मतलब आपका हो गया कि मेट्रन, मेट्रन वर्ड से निकला है, ठीक है। जिसका जो इंग्लिश में मीनिंग कहा जाए, या दरअसल ये ग्रीक में ऐसा होगा, लेकिन ये इसका अगर कहा जाए, इंग्लिश में कहा जाए तो क्या होगा, टू मेजर, मेजर करना, टू मेजर, राइट। अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि जैसे गोनोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्री। अब वो ट्री फॉर ट्रायंगल हो गया, तो अब एक चीज़ और है कि जब ट्रायंगल से निकला है तो स्वाभाविक बात है कि हम एंगल पे भी चर्चा करेंगे, इस एंगल वाले पोर्शन पे भी चर्चा करेंगे और ट्री पे भी चर्चा करेंगे। तो ट्री का मतलब क्या होता है, थ्री। ट्री का मतलब होता है थ्री, और एंगल का मतलब आप जानते ही हैं, एंगल यानी कि कोण, ठीक है। तो अब अगर ट्रिगोमेट्री में हम ट्रायंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, रेशियो के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो हमको खास वाज़ेह तौर पे हमें ये जाननी होगी कि ट्रायंगल में भी किस ट्रायंगल की चर्चा करने वाले हैं। क्या हम इक्विलेटरल की चर्चा करने वाले हैं, क्या हम राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करने वाले हैं, स्केलेन ट्रायंगल की चर्चा करने वाले हैं, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की चर्चा करने वाले हैं। तो हमको ये वाज़ेह तौर पर हमको क्लियर होना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्रायंगल की चर्चा करने वाले हैं। किस ट्रायंगल की? राइट एंगलेट ट्रायंगल, राइट एंगलेट ट्रायंगल, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वैसा ही ट्रायंगल को राइट एंगलेट ट्रायंगल कहा जाता है। आप अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, ठीक है।
अब बाकी भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं, उसको स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड। ओके, अब अगर बात करिए तो एंगल के बेसिस पे हमने कहा कि अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन अगर उस ट्रायंगल का जितने भी 3 एंगल है वो सब का सब अगर 90 से छोटा हो, यानी कि 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री होगा तब तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं राइट। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि उस ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तीनों एंगल 90 से छोटा है यानी कि उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर उस ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 से बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, तो ये होगा एंगल के बेसिस पे। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में वाज़ेह तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा करनी है। अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही ट्रिगोनोमेट्री में क्यों चर्चा होती है, बाकी चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बाकी चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री पे ही क्यों चर्चा हुई है। ट्रिगोनोमेट्री पे चर्चा हुई और यही आगे चल करके ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल कैलकुलस में होता है, वेक्टर में होता है, सारी जगह होती है। तो आखिर क्या वजह है कि राइट एंगल ट्रायंगल को ही लिया गया। ठीक है, इस विषय पे हम बात करते हैं। आपके सामने ये 3 ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में क्या है, सारा का सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। हम अगर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करें तो सारा का सारा एंगल कितना है, 90 डिग्री से छोटा है, और 0 से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकता और 90 के बराबर नहीं हो सकता सारे एंगल की अगर बात की जाए तो ऐसे में क्या, अगर 90 से छोटा है तो वैसे एंगल को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, और जिस ट्रायंगल के सारे एंगल एक्यूट हो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। इसमें जो एक एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो किसी ट्रायंगल का तो बाकी मिल करके 90 होना पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक बात है, तब ना तीनों मिला करके 180 होगा, सिंपल सी बात है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसको कहा जाता है एक एंगल 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल हो। एक एंगल कितना हो, राइट एंगल हो। ठीक है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हो तो वैसे को क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा यानी कि ऑब्स्ट्यूस हो, ये क्या है, एक एंगल यहाँ पे क्या है 110 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, इसको ये ऑब्स्ट्यूस हो गया, इसीलिए तो इसका नाम ऑब्स्ट्यूस पड़ा है, क्योंकि 90 से बड़ा है। ये क्या है, ऑब्स्ट्यूस है। ठीक है, ऑब्स्ट्यूस है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, ये 3 ट्रायंगल है। तो अब जो है ये तो हमने एंगल के बेसिस पे कहा। अगर साइड के बेसिस पे कहा जाए तो साइड के बेसिस पे क्या होगा, यहाँ भी हमारे पास 3 टाइप होगा, स्केलेन ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि अगर हम स्केलेन ट्रायंगल की बात करें, ये स्केलेन ट्रायंगल है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, यानी कि तीनों का लेंथ क्या अलग अलग है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो अगर इसके एरिया की जब भी बात करेंगे तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, हमारे लिए फॉर्मूला है कि एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर, एरिया का फॉर्मूला है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हमारा फॉर्मूला, जहाँ एस क्या है, तीनों जो साइड है उसके मेजरमेंट बाई 2 यानी कि सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो स्केलेन ट्रायंगल में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अगर दूसरे तरीका की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। तो वैसे कंडीशन में क्या बन गया, ये तो बी नीचे वाला तो बेस बन गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, अल्टीट्यूड बन गया। क्या बन गया, अल्टीट्यूड बन गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड कहा जाता है इसका। ठीक है, इसका फॉर्मूला ए का फॉर्मूला और क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड हो जाता है। तो यहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा काम निकल गया। स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम यही काम करते हैं। अगर यही बात अगर हम इक्विलैटरल में करने के लिए जाए तो इक्विलैटरल में भी हमारा हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है।
आप हीरोन्स का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ हीरोन्स का फॉर्मूला स्केलन के ट्रायंगल के लिए नहीं बना है, या फिर ट्रायंगल का जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, यह भी सिर्फ इक्विलेटरल के लिए या फिर कहा जाए आइसोसेलेस के लिए बना है, ऐसी बातें नहीं है। ये किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर यही बात अगर हम करना चाहे इक्विलेटरल के लिए करना चाहे, इक्विलेटरल के लिए करना चाहे, चाहे आइसोसेलेस के लिए करना चाहे, तो दोनों ही कंडीशन में हीरोन्स का फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब दूसरी अगर बात करें, ये तीनों साइड इसका इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड क्या है, इक्वल है। अब इसमें अगर एक साइड भी दे दिया तो बाकी का साइड हमको पता हो गया। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह भी 8 सेंटीमीटर है, यह भी 8 सेंटीमीटर है और यह भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको अल्टीट्यूड पता नहीं है। अल्टीट्यूड अगर पता होता तो मेरिया निकाल लेते। हम हीरोइंस का फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं चाहते, हम मेरे इच्छा नहीं करने का। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपको हीरोइंस का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड का ही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखना चाहे तो आपको अल्टीट्यूड चाहिए, यानी कि अल्टीट्यूड के लिए आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने डाला, अच्छी बात है। अब इसका हाइट कैसे निकलेगा? अब हम ज्योमेट्री में इस चीज़ को 9th क्लास में पढ़ना है कि ज्योमेट्री में जब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टिसेस से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसके साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि यह दोनों इक्वल हो गया। अब इस थ्योरम की वजह से 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, इधर वाला हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हो गया ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में एच हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, जैसा कि अगर आपकी मान्यता अभी जो फिलहाल है उसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये एच हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पी स्क्वायर रूट अंडर इस अल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करके आप निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है, यानी कि जो पी इज इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर फॉर्मूला करके बनाने की अगर आपके पास ये फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो आप बिना हीरोइंस के फॉर्मूला को इसको सोल्व आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। सेम टू सेम यही बात अगर यहाँ की जाए तो आपको अगर पता है कि ये मान लीजिए कि यहाँ भी आपको ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, स्वाभाविक सी बात है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें भी क्या करना, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी ये नियम लागू होता है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड है उसके सामने का जो वर्टिसेस है वहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो सामने वाले साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो 8 है तो क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, और यह भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, एच निकालने का, अल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो अल्टीट्यूड निकल जाएगा। यानी कि इस दोनों ही ट्रायंगल में आप कहे तो इक्विलेटरल में कहे या फिर आइसोसेलेस में कहे, दोनों ही ट्रायंगल में अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि पाइथागोरस थ्योरम आपको अगर नहीं पता है तो आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सारे ट्रायंगल में अगर इंपॉर्टेंसी की बात किया जाए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इक्विलेटरल का फॉर्मूला कहिएगा कि फॉर्मूला से निकाल लेंगे सर, तो इक्विलेटरल का जो फॉर्मूला, आइसोसेलेस का जो फॉर्मूला है, उसको जो फाइंड करने का तरीका, वो फाइंड कैसे किया जाता है, वह राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ही किया जाता है। तो अगर ये नहीं पता तो इसके फॉर्मूला को भी आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सारे ट्रायंगल में अगर कहा जाए कि कोई ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है तो वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और भी विशेष बातें हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, अब इसे के आगे हम बात करते हैं। अब देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात और है, जैसे कि अगर हमको स्टडी करनी हो इस बात की कि मान लीजिए कि इस तरह का कोई ऊंचाई है, पोल है, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है या फिर फिसलने वाला कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने बॉल रखा, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, यहाँ पे हमने बॉल रखा तो ये इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नीचे जी लग रहा है, mg लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। यहाँ पर भी क्या है, मोशन की वजह से फोर्स अप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो इसका वेलोसिटी 0 होगा। अब यहाँ जो आ रहा है इसका स्पीड क्या होगा,
यहाँ पहुँचने के बाद इसका स्पीड क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जब फिजिक्स में आप डिस्कशन करना चाहेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना इस ढलान की। इसको स्लोप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। ठीक है, स्लोप यानी कि tan थीटा, जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है आपके पास, तो आप राइट एंगल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप फिजिक्स में काम ही नहीं कर सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल भी फिर भी हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो सारे ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस चीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो हम आगे फिजिक्स वगैरह में भी इससे हम हमारे जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसको, मोशन चैप्टर खासतौर पर समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर यही बात किया जाए, अगर आप सर्कुलर पाथ पे अगर देखा जाए कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वहाँ भी वही बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इधर जाएगा, यहाँ है तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। और यही क्या है, यहाँ पे इसका ये 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ इस तरीके से दिखने में अच्छा लगना चाहिए कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये जा रहा इस तरीके से गया, ये आपका सेंटर है। आप जानते हैं कि सेंटर से अगर किसी जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, जो लाइन होता है, उस पर हम उसको टच करने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ भी अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कि ये डायरेक्शन क्या है वास्तव में, अगर आपको ये पता है, ये फोर्स मान लीजिए एक तरह का फोर्स है, लग रहा है, जो कि बॉल सेंटर की तरफ लगेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और बाहर की तरफ जो लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। ये एक फोर्स है, तो इसको जब हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब इसको तोड़ते हैं, ये तो खुद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगर इसको हम तोड़ने की बात करते हैं, फोर्स के जो हम उसके रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल पहुँच जाएगा वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल भी पहुँच जाएगा ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे साइंस के स्टूडेंट के लिए। साइंस की फील्ड में खासतौर पे मोशन वगैरह, जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिक्स वगैरह है, फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स, यहाँ भी यानी कि जहाँ भी फिजिक्स है वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सारी चीज़ें, वेक्टर वगैरह भी, कैलकुलस वगैरह भी इसी से आगे चलती है। तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में अब क्या खास बातें हैं। तो इतनी खूबियाँ देखने के बाद मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसका जो है चीर फाड़ करना शुरू किया, इसका ऑपरेशन करना शुरू किया कि इसका कुछ नाम विशेष तो दे दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो नाम दिया गया कुछ इस प्रकार है। इस थोड़ा देर के लिए पहले इसका अपना मन से कुछ नाम देते हैं, PQR। अब इसने कहा कि जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है उसके सामने की जो साइड है वो हमेशा उसको कर्ण माना जाएगा। अब इस फोटो को उलट दीजिए, पलट दीजिए, कुछ कर दीजिए, ठीक है, यानी कि ये एंगल सिर्फ फिक्स रहना चाहिए। अगर एंगल फिक्स है, उलटने पलटने से 90 डिग्री के सामने का जो साइड है हमेशा तो उसके सामने ही रहेगा। अगर एंगल घटा बढ़ा हम अगर नहीं करते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, PR को कर्ण कहा जाता है, यानी कि अपोजिट टू 90 डिग्री, उसको जो है हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है, उसको हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, हमेशा दोनों ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए सेम होगा। अब आपकी जो एक मान्यता है कि जो नीचे वाला लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको बेस कहा जाता है उसको, और जो वर्टिकल है PQ है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो आपके इस धारणा को भी, इस कंसेप्ट को हम यहाँ तोड़ने वाले हैं, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो कॉन्सेप्ट है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप बेस कहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये गलत है। अब तो फिर कैसे कहा जाए इसको, तो जिस पर्टिकुलर एंगल के लिए पूछा जाएगा उसके सामने का जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहा जाएगा। यानी कि अगर कहा जाए कि फॉर एक्यूट एंगल P के लिए अगर बात किया जाए तो हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो P के लिए अगर कहा जाए, हम थोड़ा सा चाहेंगे इसका नाम चेंज करना, क्योंकि यहाँ भी P वर्ड आने वाला है और यहाँ भी P वर्ड आने वाला है, तो ABC, राइट। अब देखिए, अगर आप एंगल जो एंगल A है उसके लिए अगर आप निकालना चाहेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेनस तो वही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा,
तो जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। क्या होगा? BC होगा। और परपेंडिकुलर होगा क्या BC का, यानी कि ए के लिए पूछा जा रहा है ना, ए के लिए पूछा जा रहा है, तो अपोजिट टू ए के जो अपोजिट में होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। जो बच गया आपका AB, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो गया वो आपका बेस हो गया। ठीक है। अगर यही बात अगर कहा जाए आपको C के लिए अगर पूछा जाए, यही बात अगर C के लिए पूछा जाए, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर देखिए, अब C के सामने का कौन है? अपोजिट कौन है? C के अपोजिट में AB है, तो उसके लिए AB परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपोजिट टू C। ठीक है, अब बच गया हमारे पास कौन? C के लिए तो क्या हो गया? AB हो गया परपेंडिकुलर, तो बच गया BC, यानी कि C का जो करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, इसके लिए जो ये हो गया, तो जो पास वाला होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो ये हो गया इसका बेस हो गया, बेस यानी कि इसका BC हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से परपेंडिकुलर बेस के बारे में आपको जानकारी मिली। हम अगले क्लास में, जो नोमेनक्लेचर हो चुका है, उसके अगले क्लास में अब हम रेशियो के ऊपर बात करेंगे और उसके आगे फार्मूला को जनरेट करेंगे, तो फिर उसके आगे हम काम करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। आप कमेंट में आप अपने बातों को, विचारों को रख सकते हैं, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। पर्सनली हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।